नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों देश दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितने बुरे हाल हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर घाटी के हालातों का रोना रो रहे थे, तभी पाकिस्तानी कब्जे वाले मुजफ्फराबाद, गिलगित, कोटली में हिंसा प्रदर्शन की फुटेज दिखलाई दी। कश्मीरी महिलाएं पाकिस्तान को गालियां देते हुए सुनाई दी। नौजवान यह कहते सुनाई दिए कि जो जिहाद या कि आतंकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते, उन्हें आईएसआई एजेंसी उठाकर टॉर्चर करती है। गुस्साई कश्मीरी महिलाओं ने पाकिस्तान के दहशतगर्द होने की बात कही। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसे प्रोपेगेंडा, झूठी वीडियो फिल्म बताया। तब सवाल है कि पाकिस्तान सरकार अपने कब्जे वाले कश्मीर में मीडिया को क्यों नहीं जाने देता? वहां पर्यटकों का वैसा जाना आना क्यों नहीं बना है जैसे कश्मीर घाटी में है? तथ्य है कि मानवाधिकार संगठन लगातार कहते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मानवाधिकार प्राप्त नहीं है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने इलाके को अलग थलग रखकर सेना की जबरदस्ती बनवाई हुई है। एक एनजीओ ह्यूमन राइट वॉच ने विस्तार से रिपोर्ट दी है कि सेना के दमन का दायरा बहुत व्यापक है। ताजा वीडियो से सवाल उठता है कि वहां की इस स्थिति को भारत सरकार क्यों नहीं उठाती? भारत की मशीनरी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत बतलाने में क्यों ढीली है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की मौजूदगी में भारत जर्मनी के शिखर सम्मेलन में उम्मीद जताई कि अगले साल की तय समय सीमा से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कानून लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसे सरकार की प्राथमिकता बताया, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार के लिए शीतकालीन सत्र में इसे पास कराना बहुत मुश्किल होगा। सरकार के संसदीय प्रबंधकों को इसका अंदाजा है। सरकार मॉनसून सत्र के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर बिल पास कराना चाहती थी, लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के अड़ंगा डालने से ऐसा संभव नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने जयललिता से इस बारे में बात की थी, लेकिन उनको बिल पर आपत्ति थी। तभी 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की योजना रद्द हुई और सत्र का अवसान किया गया। जयललिता का सरकार के साथ सद्भाव है, इसके बावजूद वे विरोध कर रही हैं। इससे कांग्रेस को भी ताकत मिली है। कांग्रेस अपने 3 संशोधनों पर अड़ गई है। उसे प्रस्तावित कर की दर को 1% कम कराना है। इससे जुड़े आर्थिक मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी जंग का भी इस बिल पर असर होगा। कांग्रेस अगले सत्र में भी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज आदि के इस्तीफे के लिए हंगामा करेगी और कांग्रेस राज्यसभा में कामकाज नहीं होने देगी। सो अगर सरकार को ये बिल पास कराना है तो उसे किसी तरह से कांग्रेस को तैयार करना होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस के निशाने पर क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात से हैरान हैं कि आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य में राहुल गांधी को वैसे ही निशाना बनाया जा रहा है जैसे भाजपा बना रही है। राहुल गांधी की टीम से जुड़े एक युवा नेता का कहना है कि राहुल के बारे में भाजपा की पत्रिका कमल संदेश में भले कुछ न छपे, लेकिन संघ की पत्रिका में जरूर छपता है। पांचजन्य के ताज़ा अंक में राहुल गांधी की आलोचना करने वाली एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि वे संसद के बजट सत्र के दौरान छुट्टी पर थे, फिर भी उन्होंने वेतन और भत्ता लिया। कांग्रेस ने इसे झूठ करार दिया है। संसद के दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस ने बताया है कि राहुल ने बजट सत्र के पहले चरण का कोई वेतन भत्ता नहीं लिया है। राहुल के बारे में संघ की पत्रिका में गलत रिपोर्ट छपना सबके लिए हैरानी की बात है। इससे पहले पिछले महीने राहुल गांधी जब एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए, तब भी संघ की पत्रिका में उनके छुट्टी पर जाने पर मजाक उड़ाते हुए एक लेख छपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संघ और भाजपा को राहुल गांधी से चिंता होने लगी है, इसलिए वे लगातार उनको निशाना बना रहे हैं। जब तक वे राहुल को गंभीरता से नहीं लेते थे, तब तक उनके बारे में लिखते बोलते नहीं थे। सो ऐसा लग रहा है कि संघ और भाजपा में राहुल को गंभीरता से लिया जाने लगा है।
केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए बिल में अहम संशोधनों से पीछे हट गई है। उसने यूपीए सरकार के बनवाए कानून के ज्यादातर प्रावधानों को ही मान लेने का फैसला किया है। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद सरकार के स्टैंड में कुछ बदलाव आ सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। सरकार के सारे विकल्प खुले हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन के समारोह में मंगलवार को कहा कि सरकार ने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण बिल को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इसे फिर ला सकती है। सरकार को साझा संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा सांसद एस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि पुराने कानून में कुछ बदलाव की जरूरत निश्चित रूप से है, लेकिन सरकार ने बिहार चुनाव को देखते हुए कदम पीछे खींचे। अगर बिहार में नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि नए सिरे से इस पर विचार विमर्श शुरू हो सकता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान आज शेखपुरा के बरबीघा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में 16 बार सूट बदलते हैं। राहुल ने ये भी दावा किया कि उनके टोकने के बाद ही मोदी ने सूट पहनना छोड़ दिया और इस बार अमेरिकी दौरे पर कुर्ते में नजर आए। राहुल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना मोदी से करते हुए कहा कि नीतीश सिर्फ सफेद रंग के कपड़ों में दिखते हैं। राहुल ने कहा कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना वाले भगाते हैं और मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए लोगों को लड़ाने और दंगा कराने का काम करती है। राहुल ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे सावधान रहें। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मन की बात करना चाहते हैं। उन्हें गरीब जनता की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। राहुल ने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसके पास गरीबों के लिए समय न हो और वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करे। बिहार में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों, मजदूरों और पिछड़ों की बात सुने और उनके लिए काम करे। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को सही रास्ते पर ले आए हैं और हमारा गठबंधन एनडीए को हराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोयला घोटाले मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर तलब करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। मनमोहन सिंह की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी ओर से दायर अपील की जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि ऐसा मामला है जो पूरी तरह से कोयला आवंटन मामले से संबद्ध नहीं है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इसे कोयला बेंच के हवाले कर देंगे और आप बेंच के सामने जाएं और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि ये कोयले से जुड़ा मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह को समन जारी करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि उस आपराधिक षड्यंत्र को शुरू में बिड़ला, हिंडाल्को और उसके 2 अन्य अधिकारियों ने रचा था, लेकिन बाद में पारेख को शामिल कर और फिर तत्कालीन कोयला मंत्री मनमोहन सिंह को शामिल कर आगे बढ़ाया गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने भारती को 1 लाख रुपए की जमानत राशि और 1 लाख रुपए की ही रकम का मुचलका भरने का आदेश भी दिया। अदालत ने भारती को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने और बुलाए जाने पर जांच में मदद करने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और ये मामला उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने दर्ज कराया है। दादरी मामले पर संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखने की बात करने वाले सपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान पर शिवसेना ने जमकर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि दादरी की घटना पर संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखना देशद्रोह है। गौरतलब है कि आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वे मुसलमानों की दुर्दशा पर ध्यान दे। सामना में लिखा गया है कि आजम खान को देश के किसी भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग उन्हें अयोग्य घोषित करे। शिवसेना ने कहा कि आजम ने हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा दी है। मुलायम सिंह यादव की धमनियों में जरा सी भी अगर देशभक्ति है तो वो आजम खान को घर बैठाएं। उन्हें आजम का इस्तीफा ले लेना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हैरानी वाला तथ्य है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में टूरिस्ट नहीं के बराबर जाते हैं। यदि वहां हालात सामान्य है और लोग खुश है तो उनका बाहरी दुनिया से मेलजोल बढ़ाने में इस्लामाबाद सरकार क्यों नहीं दिलचस्पी रखती? उल्टे सरकार ने इस क्षेत्र को अपने आतंकी अड्डों का खुफिया अड्डा बनाया हुआ है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा है उसे लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। तकनीकी रूप से उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे हिंदूवादी संगठन उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान के लोग उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। सबकी व्याख्या का अपना आधार है। भारत की संवैधानिक राजनीतिक स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने साथ मिलाना है। आजादी के बाद से संसद में प्रस्ताव पास कर इस स्थिति को स्वीकार करने के बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का मुद्दा नहीं बनाया जाता है। दोनों देश कश्मीर पर ही बात करते हैं। तभी जब पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर बंटवारे का अनसुलझा मुद्दा है तो भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत की ओर से कहा गया कि कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विभाजन का अनसुलझा एजेंडा है। भारत का यह स्टैंड बिल्कुल सही और तथ्यात्मक है। जब जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है तो उस पर दो पक्षीय या बहुपक्षीय फोरम पर भी क्या बात होनी चाहिए। इसलिए कायदे से भारत को पाकिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बात करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। तभी पिछले 16 महीने में बहुत व्यवस्थित तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा केंद्र बिंदु बना है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत बताने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस इलाके के नौजवान और महिलाएं पाकिस्तान का विरोध करती दिखाई गयी है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहाँ पाकिस्तानी सेना के अमानवीय बर्ताव के किस्से बता रहे हैं। पीओके की स्थिति वैसी ही दिखाई जा रही है जैसे 70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान के हालात थे, जिसके बाद लड़ाई हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि पाकिस्तान पीओके को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाए हुए है। वहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले शिविर चलते हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी हाफिज सईद अक्सर वहाँ देखा जाता है। वह प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने और आतंकी हमलों के लिए प्रेरित करता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने पीओके को बुरी हालत में रखा हुआ है। वहाँ के लोगों को जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है और पाक सेना हथियार के दम पर उनको नियंत्रित किए हुए रहती है। लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आने लगी है। इस सच्चाई को छिपाए रखने के लिए पाकिस्तान इस इलाके में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करता है। पर्यटकों का पीओके में आना जाना लगभग नहीं के बराबर है। मीडिया को भी इससे दूर रखा जाता है। लेकिन अब भारत और कुछ दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सच्चाई दिखानी शुरू की है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने तमाम खबरों और रिपोर्टों को झूठा करार दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर की सच्चाई सामने आने से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इस मामले में भारत की यह कूटनीति कामयाब हो सकती है कि वह जब कश्मीर का मुद्दा उठाए तो भारत पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाकर उसे पीछे धकेले। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर चर्चा करेंगे। सोचने वाली बात है कि गिलगित और बर्फीली पहाड़ियों के खूबसूरत इलाके वाले पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर को इस्लामाबाद ने टूरिस्ट कमाई का इलाका नहीं बनने दिया। सेना और आईएसआई ने इस इलाके को खुलने नहीं दिया। क्यों? जाहिर है इस क्षेत्र के कश्मीरी घुटन भरी जिंदगी जी रहे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो वीडियो आया है वो एक तरह से अविश्वसनीय, मतलब कि ऐसा वहां हंगामा है, ये बहुत हैरानी सी हुई। क्या सचमुच में भारत सरकार या हम लोग उस कश्मीर को लेकर सचमुच में जानकारी रखते हैं कि वहाँ की हकीकत क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ के बारे में यहाँ पे काफ़ी जानकारी है। वक्त और हर वक्त जब भी वहाँ कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है तो जहाँ के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, यहाँ के मीडिया ने उसको काफ़ी पब्लिसिटी दी है। जैसे कई साल पहले जब पाकिस्तान ने वहाँ मंगला डैम बनाया और पुराना मीरपुर डूब गया, मीरपुर जो कि एक पाक अधिकृत कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जहाँ पे काफी चर्चा हुई। इंदिरा गांधी जी और वाजपेयी जी ऐसे नेताओं ने, फिर उसके बाद जब आज़ाद कश्मीर, जैसा कि वो स्थानीय नाम है उसका पाक अधिकृत कश्मीर का, तो उनके हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया कि गिलगित बल्तिस्तान को भी उनकी सरकार के लिए लाया जाए, तो वो
उसके जब खिलाफ नहीं किया गया होता। तो उसके खिलाफ भी, और उसका काफी यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और यहाँ के न्यूज़पेपर्स में वो लीड स्टोरी थी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर भरे और उनके नॉमिनेशन पेपर इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कि वफादारी नहीं दिखा रहे थे। तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि हम एलओसी की तरफ बढ़ेंगे, तब भी वहाँ गोली वोली चली थी और ये हुआ है वहाँ पे कई तरह के पर जहाँ पे नहीं तो वो आपके अनुसार आप दिल्ली एक्सपोजर शायद नहीं हो, पर यहाँ पे हर महत्वपूर्ण घटना का काफी नोटिस लिया गया। लेकिन अभी जैसे गिलगित बल्तिस्तान को लेके, गिलगित बल्तिस्तान को वो आजाद कश्मीर का जो स्थानीय नाम है पाक अधिकृत कश्मीर का, उसका हिस्सा नहीं मानते हैं। पर वहाँ पे जो भी वो स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे काफी उसकी प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन क्या वहाँ की हकीकत सचमुच वहाँ की सच्चाई, वहाँ के जो कश्मीरी है वो घुटे हुए हैं या वो अपने को अपनापन वहाँ फील कर रहे हैं? नहीं, जो देखे जो 1947 में जो प्रो पाकिस्तान लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर में, वो बाय एंड लार्ज उसी क्षेत्र से आई, तो वो वहीं पे हैं। और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी वहाँ पे काफी दबदबा रहा कई साल। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का समझौता था पाकिस्तान के साथ और वहाँ मुस्लिम लीग के साथ कि वो पाकिस्तान के साथ के लिए ही काम करेंगे। तो पर उसमें कई विवाद खड़े हो जाते हैं, कई कंट्राडिक्शन है वहाँ पे। आज की तारीख में जो है कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी उस क्षेत्र में काफी दखल किया, कब्जा कर लिया, मतलब वहाँ राजनीतिक प्रभाव बन गया, राजनीतिक प्रभाव बना रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का पहले भी था थोड़ा बहुत, और पर कश्मीर आजकल सरकार उन्हीं की है वहाँ पे। तो मतलब कश्मीर की अपनी सरकार बेसिकली वो देखिए, वो कंट्राडिक्शन बेसिकली ये है कि वो पूरे हिस्से को उनकी सरकार के नीचे नहीं रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने अलग से रखा हुआ है और उसको एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोविंस की तरह ट्रीट करते हैं, प्रोविंस का दर्जा नहीं दिया। इस क्षेत्र को भी वो प्रोविंस नहीं कहते हैं, ना ही वो इसको अपना अटूट अंग कहते हैं। नहीं, तो इसमें ये कहते हैं कि इसको उन्होंने एक खास तरह से वो अपने संविधान में एक धारा दी हुई है जिससे ये कि ये आजाद, ये मतलब यहाँ ट्रेनिंग का और उसका वो बनाया जाए या आजादी के मूवमेंट का इलाका, उसको ये किया हुआ है कि जहाँ का जो भी फैसला होगा, कहने को ये है कि जहाँ का जो भी फैसला होगा वो यहाँ के लोगों की मर्जी के मुताबिक होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक। इसलिए उन्होंने नाम भी रख दिया इस तरह का, जिस तरह कंफ्यूजन है। क्या ये हकीकत है? हकीकत नहीं है। हकीकत में ये है कि वहाँ का रिलीजन इस्लाम है, डिक्लेयर्ड है। वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई इस तरह की नहीं। और सेना और पुलिस का वहाँ की खुद से वहाँ की सेना का प्रभाव वहाँ पे शायद सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खूब है और वहाँ शायद पाकिस्तान से भी थोड़ा ज्यादा हो, पर उसके बावजूद जो वहाँ के पुराने लीडर थे, जिसमें जो पीढ़ी अब खत्म हो रही है, चौधरी गुलाम अब्बास थे, वो नहीं रहे अभी नहीं। और मीडिया की वहाँ फिलहाल सरदार क्यूम साहब की भी डेथ हो गई, तो ये इन लोगों ने अपना वहाँ असर रखा हुआ था जम्मू कश्मीर के नाम। और मीडिया की वहाँ जाना आना छूट है या और वहाँ पर्यटक बाहर से जा सकते हैं क्या वहाँ? क्योंकि नहीं, मीडिया का छूट है, हम लोग गए थे। पर ये गिलगित और ये इलाका काफी खूबसूरत है, वो पर्यटन के नाते जैसे हमारे घाटी के अंदर जो है कि पर्यटन बढ़ा हुआ, तमाम जाते आते हैं इस तरीके, वैसा वहाँ खुलापन क्यों नहीं आया? कारोबार पर्यटन का क्यों नहीं बना? जहाँ तक वो फॉरेन टूरिस्ट का ताल्लुक है, वो वहाँ काफी जाते हैं, वहाँ गिलगित वगैरह काफी खूबसूरत है। पर मैं इस चीज को थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको पाकिस्तान में अलग अलग, वो दोनों अलग अलग हो गए, जबकि वो पहले कश्मीर का हिस्सा था। जबकि वहाँ के हाई कोर्ट का फैसला है, पाक अधिकृत कश्मीर के हाई कोर्ट का, कि गिलगित बल्तिस्तान को भी हमारे साथ शामिल किया जाए, क्योंकि ये हमारा अनडिवाइडेड मूल इलाका, अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस बात को नहीं मानना है। खूबसूरती में तो जवाब नहीं है, गिलगित तो बहुत तो वही मेरा कहना है कि खूबसूरत है। और यहाँ के हमारे के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल पार्क बना दें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे ये नहीं। तो वही मेरा कहना है कि वो क्या मतलब एक तरह से उस इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक वहाँ के कश्मीर के जानकार को मालूम पड़ जाती है। हाँ जी, आजकल कोई ज्यादा छिपके नहीं रह सकती बात, पहले भी नहीं रहती थी, पर पहले थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिलती थी, आजकल जल्दी मिल जाती है। कोई ऐसा और भारत सरकार उसको उस क्षेत्र को लेकर कोई फोकस बनाती है, बनाए हुए हैं आपके अनुसार? फोकस नहीं है, कोई डेली फोकस या कोई शार्प फोकस लगता नहीं है। पर ये कहना गलत हो जाएगा कि जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर वहां की स्थिति पर नजर तो नहीं, एक तरह से अनदेखी सा मामला है। नहीं,
नजर तो है पर इतना शार्प फोकस नहीं है कि पता लगता रहे कि हर मिनट में की सूचना है या कोई नजर रख रहा है कि हर मिनट में क्या हो रहा है। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।